उसने अपने जूते के अंदर ही एक बम फिट कर रखा था, जिसके बाद इस कांड का नाम पड़ा जूता बम। अलकायदा के चाहने वाले लोगों की पाकिस्तान में किसी भी सूरत में कमी नहीं थी और डैनियल पर्ल की गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी। और इन यहूदियों ने मुसलमानों पर कई किस्म के अत्याचार किए हैं। यह कहानी उस कत्ल की है जो पहली मर्तबा कैमरे के सामने हुआ था। यह कहानी उस शख्स की है जिसने सहाफत की दुनिया में यानी पत्रकारिता की दुनिया में एक नाम कमाया था। यह कहानी उस शख्स की है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहाफत को एक नया चेहरा दिया था। इस मर्तबा कथा पेश करता है कहानी डैनियल पर्ल की। कैसे पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकी जर्नलिस्ट, अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। सहाफत की दुनिया में मशहूर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार रहे डैनियल पर्ल एक अमेरिकी यहूदी नागरिक थे। उनकी मां इराकी यहूदी थी और उनके पिता इजरायली यहूदी, यानी उनकी मां इराक की एक जोइश महिला थी, वही उनके पिता इजराइल के एक जोइश नागरिक। लेकिन डैनियल पर्ल का जन्म हुआ था अमेरिका में, इसलिए उनके पास इजराइल और अमेरिका दोनों की ही नागरिकता थी। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद डैनियल पर्ल ने जर्नलिज्म करने का फैसला किया और अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सन 2000 में डैनियल पर्ल की पोस्टिंग हिंदुस्तान कर दी गई, जहां वो साउथ एशिया में बतौर ब्यूरो चीफ की हैसियत से काम करने लगे। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान डैनियल पर्ल ने बहुत ही बड़ी बड़ी स्टोरीज हिंदुस्तान में और अन्य मुल्कों में मुकम्मल करी। 11 सितंबर 2001 में जिस समय 9/11 अमेरिका में हुआ, उस समय डैनियल पर्ल बिहार में अपनी एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने में लगे थे। 11 सितंबर 2001 में जिस समय बिहार के अंदर डैनियल पर्ल पोस्टेड थे, उसके 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर 2001 को उन्होंने रुख किया कराची का। कराची जाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि 9/11 के हमले के बाद जब अलकायदा ने 9/11 यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली, तो डैनियल पर्ल ये जानते थे कि अलकायदा के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भरपूर मात्रा में लोग अलकायदा को पसंद करते थे। अलकायदा के चाहने वाले लोगों की पाकिस्तान में किसी भी सूरत में कमी नहीं थी। 13 सितंबर को कराची पहुंचने के बाद डैनियल पर्ल ने अपनी छानबीन और अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। सहाफियों में सबसे बड़ा काम होता है अपना खुद का नेटवर्क बुलंद करना, और डैनियल पर्ल इस बात में माहिर थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आईएसआई के वरिष्ठ अफसर खालिद ख्वाजा डैनियल पर्ल के नेटवर्क थे। डैनियल पर्ल ने अपने सोर्स खालिद ख्वाजा से आईएसआई और अलकायदा की कई किस्म की जानकारियां निकालने की कोशिश करी, ताकि अपनी रिपोर्टिंग में वो उन तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कर सके। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक और जर्नलिस्ट असरा नुमानी कराची रहती थी और डैनियल पर्ल के असरा नुमानी के साथ एक कलीग जैसे अच्छे संबंध थे, इसलिए डैनियल पर्ल की कराची में हर मुमकिन से मुमकिन मदद असरा नुमानी ने ही करी थी। जिस समय डैनियल पर्ल पाकिस्तान के दौरे पर थे, अपने रिपोर्टिंग संबंधित जानकारियां जुटा रहे थे, उस समय उनकी गर्भवती बीवी उन्हीं के साथ पाकिस्तान में ही थी। पाकिस्तान में रहकर अपनी रिपोर्टिंग के लिए कई किस्म के सुझाव डैनियल पर्ल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए थे। पाकिस्तान में रहकर डैनियल पर्ल कई किस्म की रिपोर्ट्स, कई किस्म के आइडियाज पर काम करना चाहते थे, जिसमें उनका पहला आइडिया था अफगानिस्तान पाए। इस अफगानिस्तान पाए के मुताबिक डैनियल पर्ल इस बात का खुलासा करना चाहते थे कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने कुछ ही सालों में इतनी तब्दीलियां सही, किस तरीके से जन्नत कहे जाने वाले अफगानिस्तान के अंदर आतंक ने पनाह ली, आतंक ने अपने हाथ मजबूत किए, किस तरीके से बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान का भविष्य बालाए ताक रखा हुआ है। तो डैनियल पर्ल अपनी अफगानिस्तान पाए में इस बात को उजागर करना चाहते थे। कराची, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस समय कराची में रहकर ही डैनियल पर्ल जानते थे कि कराची में रहकर ही वो दाऊद इब्राहिम पर भी कुछ रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दाऊद इब्राहिम पर वो काफी किस्म की छानबीन भी कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम के आशियाने से लेकर दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में किस तरह के इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह की भागीदारी है, इन तमाम स्टोरी आइडियाज से अलग डैनियल पर्ल पाकिस्तान में कुछ अलग करना चाहते थे।
लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उस चीज के कारण ही डैनियल पर्ल की पाकिस्तान में दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। रिचर्ड रीड्स, ये वो नाम था जिस स्टोरी के कारण ही डैनियल पर्ल की जान गई। कई आतंकियों की तरह रिचर्ड रीड्स भी अमेरिका की हिट लिस्ट में था। रिचर्ड रीड्स, जिसने एक अंतरराष्ट्रीय विमान को हवा में ही उड़ाने की प्लानिंग करी थी, लेकिन हर तरफ से उसका यह मिशन फेल हुआ। उसने अपने जूते के अंदर ही एक बम फिट कर रखा था, जिसके बाद इस कांड का नाम पड़ा जूता बम। लेकिन जब एक अमेरिकी पत्रकार ने रिचर्ड रीड्स की एक खबर पब्लिश करी, तो उसके बाद उस खबर के अंदर ही, उस रिपोर्ट के अनुसार, रिचर्ड रीड्स के जो संबंध थे वो पाकिस्तान से थे। और उस समय मौजूदा स्थिति में खुद डैनियल पर्ल कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान में ही पोस्टेड थे। और इसी एक स्टोरी ने डैनियल पर्ल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। दरअसल रिचर्ड रीड्स के तार पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची के शेख मुबारक अली गिलानी से जुड़े। शेख मुबारक अली गिलानी, यह नाम है पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी शख्स का, एक रूढ़िवादी मुसलमान का। अमेरिकी पत्रकार की उस रिपोर्ट के अनुसार रिचर्ड रीड्स पाकिस्तान आकर शेख मुबारक अली गिलानी के घर पर ही रहा था। यानी कि रिचर्ड रीड्स ने पनाह जो थी वो पाकिस्तान में शेख मुबारक अली गिलानी के घर पर ही ली थी। जिस समय डैनियल पर्ल को इस बात की मालूमात हुई, तो डैनियल पर्ल हर तरह से रिचर्ड रीड्स तक पहुंचना चाहते थे और रिचर्ड रीड्स तक पहुंचने के लिए शेख मुबारक अली गिलानी नाम की सीडी का डैनियल पर्ल इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन जहां अभी तक इस पूरी कहानी में शेख मुबारक अली गिलानी, रिचर्ड रीड्स और डैनियल पर्ल थे, अब वही इन तीनों में एक चौथे शख्स की एंट्री हुई। उसका नाम था उमर शेख। पाकिस्तान में अपहरणकर्ताओं के अंदर अगर सर्वप्रथम सबसे पहले किसी शख्स का नाम आता है, जैसे यह कहा जाए कि किडनैपिंग के अंदर जिसे महारत हासिल है, तो उस शख्स का नाम है उमर शेख। उमर शेख कोई पाकिस्तानी या अफगानी नागरिक नहीं, ये ब्रिटेन का नागरिक है उमर शेख। हाल ही में बॉलीवुड में भी उमर शेख के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका अभिनय खुद राजकुमार राव ने किया है। उमर शेख एक निहायत ही खतरनाक इंसान था और कांधार हाईजैक में जब मौलाना मसूद अजहर को हिंदुस्तान ने छोड़ा था, तो उसमें 2 अन्य आतंकवादी भी मौलाना मसूद अजहर के साथ छोड़े गए थे, जिनमें एक खुद उमर शेख था। इसी उमर शेख ने अब इन तीनों के बीच एंट्री ली। लेकिन आखिर कैसे? दरअसल जिस समय डैनियल पर्ल शेख मुबारक अली गिलानी का कई तरीके से अपने नेटवर्क से छानबीन कर रहे थे, किसी तरह गिलानी से उनकी मुलाकात हो जाए, गिलानी का वो इंटरव्यू ले सके, तो शेख मुबारक अली गिलानी तक तो डैनियल पर्ल का उस समय कांटेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन उनकी ये फरियाद, उनकी ये बात उमर शेख तक जरूर पहुंच गई। उस समय उमर शेख पाकिस्तान में ही था। जिस समय उमर शेख को मालूम पड़ा कि डैनियल पर्ल नाम का एक वरिष्ठ पत्रकार, जो कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के ब्यूरो चीफ है साउथ एशिया के, तो उस समय उमर शेख के मुताबिक, उमर शेख ने बाद में अपने बयान में भी इस बात का खुलासा किया था कि उमर शेख को लगा कि ये अमेरिकी है, इजरायली है, ये एक CIA का एजेंट है, ये कोई पत्रकार, कोई सहाफी नहीं, एक CIA एजेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस समय 9/11 यानी 9/11 हमले के तमाम सबूत पाकिस्तान में ही रहकर इकट्ठा कर रहा है, एक सहाफी की शक्ल में। जिस समय उमर शेख को यह बात मालूम पड़ी, तो उस समय उमर शेख ने खुद डैनियल पर्ल का अपहरण करने की योजना बनाई। इस योजना के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि अमेरिका लगातार अफगानिस्तान और इराक पर हमले कर रहा था। बमबारी में कई लोग मौत के घाट उतारे जा रहे थे। जैसे इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच माहौल है, उसी समय अमेरिका, अफगानिस्तान और इराक के बीच भी ऐसे ही खट्टे संबंध हो चुके थे। कहीं ना कहीं उस समय टारगेट पाकिस्तान भी था। तो इसी बात का बदला लेने के लिए उमर शेख ने डैनियल पर्ल का अपहरण करने की योजना बनाई और इसके बाद अमेरिका से कई नेगोशिएशंस किए जाएंगे, अपने पाकिस्तान के कई आतंकवादी इस्लामिक कट्टरपंथी छुड़ाए जाएंगे डैनियल पर्ल की रिहाई के बदले। इसके बाद उमर शेख ने खुद डैनियल पर्ल के अपहरण की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी तमाम योजना बनाना शुरू कर दिया। उमर शेख ने सबसे पहले शेख मुबारक अली गिलानी के राइट हैंड आदिल की मदद से डैनियल पर्ल को एक संदेशा भिजवाया। डैनियल पर्ल को 23 जनवरी 2002 को इंटरव्यू कंडक्ट करने का मौका मिलने वाला था।
जिसके तकरीबन 2 दिन पहले उमर शेख ने एक फर्जी ईमेल आईडी के जरिए डैनियल पर्ल को एक मेल भी किया। लेकिन गौरतलब है कि जिस ईमेल आईडी से डैनियल पर्ल को मेल किया गया था वो ईमेल आईडी थी nobadmashi@yahoo.com। एक बार फिर सुने, nobadmashi@yahoo.com। इस सब के बाद उमर शेख खुद कराची आया और कराची आने के बाद उसने कुछ वीडियो कैमरास, पिस्टल्स और ये तमाम चीजें जो भी किडनैपिंग में इस्तेमाल होने वाली थी वो सभी चीजें खुद कराची आकर खरीदी। 23 जनवरी 2002 को शाम तकरीबन 7 बजे कराची में डैनियल पर्ल के सामने एक लाल गाड़ी आकर रुकी। उस लाल गाड़ी के अंदर इम्तियाज सिद्दीकी नाम का एक शख्स बैठा था, जिसने डैनियल पर्ल से उसका नाम पूछने के बाद उसे गाड़ी में बिठा लिया और बताया कि गिलानी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। उस गाड़ी में बिठाकर डैनियल पर्ल को अंदरून कराची से दूर कराची के बाहर ले जाया गया, जहां जिस बिल्डिंग में डैनियल पर्ल को रखा गया उस बिल्डिंग के आसपास कोई मकान नहीं, सिर्फ कुछ मदरसे थे, यानी एक सुनसान इलाका जहां जंगल और मदरसे के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन सब में देखने वाली बात तो यह थी कि अभी तक डैनियल पर्ल को यह मालूम ही नहीं था कि वो किडनैप हो चुके हैं, यानी उनका अपहरण हो चुका है। डैनियल पर्ल को ले जाने के बाद उस घर के अंदर सबसे पहले उनके सेलफोन, उनके तमाम इक्विपमेंट्स छीन लिए गए। इसके अलग डैनियल पर्ल के कपड़े उतारकर उन्हें बांध कर रख दिया गया। उनके शरीर पर उस समय एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। लेकिन उस समय भी डैनियल पर्ल को यह एतबार था कि यह सब शेख मुबारक अली गिलानी से मिलने के पहले की तैयारियां हैं। अब किडनैप हुए डैनियल पर्ल जब सारी रात असरा नुमानी के घर नहीं आए तो उनकी बीवी और असरा नुमानी को कहीं ना कहीं शक हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। असरा नुमानी ने तुरंत डैनियल पर्ल के सिस्टम और लैपटॉप्स की छानबीन शुरू कर दी। असरा नुमानी ने जब उनका ईमेल चेक किया तो असरा नुमानी देखते ही समझ गए कि डैनियल पर्ल शायद किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। दुख की बात है कि एक अमेरिकी नागरिक होने के कारण डैनियल पर्ल सिर्फ नो यानी कि वो इंग्लिश शब्द ही पढ़ सके, क्योंकि बदमाशी एक उर्दू का लफ्ज है। इसलिए डैनियल पर्ल उस ईमेल आईडी को समझ ही नहीं पाए कि वो ईमेल आईडी फर्जी थी या असली। लेकिन असरा नुमानी एक पाकिस्तानी खातून थी, पाकिस्तानी महिला थी। उस ईमेल को nobadmashi@yahoo.com देखते ही असरा नुमानी समझ गई थी कि डैनियल पर्ल का अपहरण हो चुका है, डैनियल पर्ल अब किसी खतरे में है। इसके बाद कराची पुलिस को फौरन इत्तला दी गई कि डैनियल पर्ल का अपहरण हो चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली थी कि आखिर डैनियल पर्ल का अपहरण किया तो किया किसने। और 25 जनवरी 2002 को एक तस्वीर पुलिस के सामने आई जिसमें डैनियल पर्ल उस दिन का अखबार लेकर बैठे हुए थे। दरअसल पाकिस्तान के मशहूर अखबार द डॉन बताया जाता है कि उसकी सर्कुलेशन पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। 25 जनवरी के रोज द डॉन का एक अखबार डैनियल पर्ल के सामने रखा गया और तभी उनकी तस्वीर खींची गई ताकि मालूम पड़े कि डैनियल पर्ल की जो तस्वीर है ये उसी दिन की है। अब पूरे पाकिस्तान और अमेरिकी एजेंसियों को मालूम था कि डैनियल पर्ल का अपहरण हो चुका है। डैनियल पर्ल के इस अपहरण के बाद सबसे पहले उमर शेख ने कराची छोड़ दिया। डैनियल पर्ल के हाथ पैर बांध दिए गए थे, सिर्फ उन्हें वॉशरूम और खाने के लिए हाथ उनके खोलने की इजाजत थी। 1 से 2 बार डैनियल पर्ल ने उस जगह से भागने की भी कोशिश करी थी, लेकिन हर बार डैनियल पर्ल नाकाम ही रहे। लेकिन इस अपहरण के 4 दिन बाद जब उमर शेख को मालूम पड़ा कि डैनियल पर्ल वाकई कोई सीआईए एजेंट नहीं, ये एक पत्रकार है, एक सहाफी है, तो उमर शेख ने यह तय किया कि डैनियल पर्ल को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके फौरन बाद उमर शेख ने अपने कजन, अपने चचेरे भाई से यह बात कही कि डैनियल पर्ल एक यहूदी है और इन यहूदियों ने मुसलमानों पर कई किस्म के अत्याचार किए हैं और यह एक बहुत बड़ा कारण था उनके लिए जिस वजह से डैनियल पर्ल को मार दिया जाए। लेकिन इसके बाद एक और शख्स की एंट्री डैनियल पर्ल की मौत में होती है जिसका नाम था सैफ लादेन। उस समय अलकायदा का एक बहुत बड़ा नाम था सैफ लादेन, उसामा बिन लादेन का खास, और अलकायदा में इसकी बहुत पकड़ थी। सैफ लादेन ने उस समय खालिद शेख मोहम्मद, जो कि 9/11 हमले में 9/11 के हमले में अमेरिका की हिट लिस्ट में था, 9/11 हमले की जिम्मेदारी उसने खुद ली थी ओसामा बिन लादेन के साथ। अलकायदा के इन बड़े लीडरों ने डैनियल पर्ल के इस केस में दिलचस्पी दिखाई। उमर शेख ने अलकायदा के हवाले डैनियल पर्ल को कर दिया। इसके बाद खुद सैफ लादेन और खालिद शेख मोहम्मद ने डैनियल पर्ल को मारने का प्लान बनाया। इसके ठीक बाद खालिद शेख मोहम्मद अपने 2 भतीजों के साथ कराची पहुंचता है।
जिसके बाद वो उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां डैनियल पर्ल का अपहरण हुआ था। डैनियल पर्ल की आंखों पर पट्टी उस समय बांध दी जाती है और डैनियल पर्ल से कुछ दोहराने के लिए वो लोग कहते हैं और साथ में वो चीजें रिकॉर्ड भी की जाती है। इसके बाद खालिद शेख मोहम्मद ये तय करता है कि अब डैनियल पर्ल को ज़िब्बा करना होगा, यानी कि बकरा ईद पे जिस तरीके से बकरे की कुर्बानी दी जाती है, अब डैनियल पर्ल की भी गर्दन पर छुरी फेरने का समय आ गया था। खालिद शेख मोहम्मद ने डैनियल पर्ल की आंखों पर पट्टी बंधे रहने दी और डैनियल पर्ल की गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी। लेकिन खालिद शेख मोहम्मद के एक भतीजे की गलती के कारण वीडियो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था, जिसके बाद खालिद शेख मोहम्मद ने वीडियो फिर चालू करवाई और डैनियल पर्ल के कटे हुए सिर को उस कैमरे में दिखाते हुए उसने उस कत्ल की जिम्मेदारी ली कि इस अमेरिकी यहूदी को मैंने अपने हाथों से मारा है। डैनियल पर्ल के सीने को दबा दबा के भी उससे खून निकालकर उस कैमरे में दिखाया गया ताकि ये वो साबित कर सके कि वाकई ये गोश्त ताजा है, डैनियल पर्ल को अभी इन लोगों ने अपने हाथों से ज़िबा किया है। डैनियल पर्ल की ये मौत इतनी दर्दनाक थी कि उनके अपहरणकर्ताओं में से भी कई लड़के उस दृश्य को वहां देख नहीं पा रहे थे। उसके बाद उसी बिल्डिंग के आंगन में उन लोगों ने डैनियल पर्ल के 10 टुकड़े किए, उनके शरीर के 10 टुकड़े कर उसी जमीन में गाड़ दिया। वो जो बैग अपने साथ लेकर आए थे वो बैग भी उन्होंने उसी जमीन में दफन कर दिया और यहां डैनियल पर्ल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि डैनियल पर्ल के ये तमाम आरोपी आज भी पाकिस्तान में आजाद हैं और जिन लोगों को जेल हुई भी है तो वो डैनियल पर्ल के मामले में किसी को भी कोई सजा नहीं हुई। इसका मतलब यह कि आज तकरीबन 21 साल बाद भी डैनियल पर्ल को इंसाफ नहीं मिला है। डैनियल पर्ल की यह कहानी सुनी आपने सिर्फ और सिर्फ कथा पर।